Good morning, students. We had started the chapter 2, Resources of India, part 2. In this chapter, we already studied the agricultural crops. Okay, we studied the importance of agriculture, contribution of agriculture in Indian economy, and distribution of crops in India, its types and methods of farming, and system of farming in India, and contribution of government agencies for agricultural development, and we studied the main crops in India and medicinal crops, horticulture. Okay, now today we are going to start the portion minerals. Now, today we will study about minerals and power resources, their types, distribution, importance and conservation. So let's start. Minerals. What are minerals? The substances which are extracted by digging the earth's surface deeply are called mineral substances. ऐसे सब्सटेंस जिन्हें ज़मीन में गहरी खुदाई करके निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? मिनरल्स कहलाते हैं. कई बार ये अर्थ सरफेस के नियर ही मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन, है ना. नेचर ने अर्थ के बहुत डीप में मिनरल को डिपॉजिट किया है. बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, मतलब अधिकांश मिनरल्स ओल्ड रॉक्स में ही मिलते हैं. मिनरल जो है आज का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसका बेसिस है. इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनें होती हैं, शिप्स, हाई बिल्डिंग्स, डिफरेंट टाइप के वेपन्स, कॉइन्स और भी जो दूसरे मेटेलिक थिंग्स हैं, वो और उनका यूज़ जो है वो मिनरल सब्सटेंसेस की ही देन है, उन्हीं का एक गिफ्ट है. मिनरल जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बेस होते हैं, उनका आधार होते हैं. बिना मिनरल के किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होता है. एंशिएंट टाइम से ही जब मैन मेटल से अवेयर हुआ था और पावर रिसोर्सेज से अवेयर हुआ था, तो उसने स्टोन टूल्स बनाने शुरू किए थे हार्ड सब्सटेंसेस से. ठीक है. और बाद में जब आयरन और कोल का आइडेंटिफिकेशन हुआ तो उसके बाद उसे भी यूज़ किया जाने लगा. आज जो मैन है वो कई तरह के मिनरल से अवेयर है. हर कंट्री जो है मिनरल्स को इंपोर्ट करती है बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके. तो मिनरल्स जो हैं इनको 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल. मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल होता है ना. मेटल को भी जो है इनको भी 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, फेरस एंड नॉन फेरस. फेरस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आयरन, जिनमें आयरन होता है, जैसे आयरन, मैग्नीज ओर, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, these are ferrous. And non-ferrous metals are gold, silver, copper, lead, tin, zinc and bauxite etc. Then non-metallic minerals, ऐसे minerals जिसमें metal नहीं होता है ना. तो जो कुछ कॉमन नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं वो कौन से हैं? डायमंड, माइका, कोल, सॉल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन एटसेट्रा. ठीक है. हमारे देश में मिनरल वेल्थ का रिजर्व है ना. लगभग हर तरह की वैरायटी मिनरल्स की हमारे देश में पाई जाती है. जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, वो मिनरल्स के डिपॉजिट में सबसे रिच है, इसलिए इसे मिनरल वंडर ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है. इंडिया का लगभग 40% मिनरल यहाँ से ही मिलता है. तो इंडिया जो है कुछ मिनरल्स में इंडिपेंडेंट है, लेकिन कुछ मिनरल्स उसे दूसरे देशों से मंगाने पड़ते हैं, इंपोर्ट करने पड़ते हैं फॉर फुलफिलिंग आवर रिक्वायरमेंट. तो मिनरल के प्रोडक्शन में बिहार और झारखंड, सिर्फ ये जो 2 स्टेट हैं, इनका कंट्रीब्यूशन 37% है. वेस्ट बंगाल का 22% है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का 16%. तो सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स हैं वो बिहार और झारखंड में मिलते हैं, उसके बाद वेस्ट बंगाल में और उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में. तो हम कुछ यहाँ मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग इनका आपको दिया हुआ है. पहला है आयरन ओर. ओर क्या होते हैं बेटा? ओर जो मिनरल्स होते हैं वो कभी भी अपने
जैसा हम यूज़ करते हैं वैसे उस फॉर्म में वो नहीं मिलते, वो ओर के फॉर्म में मिलते हैं, मतलब अपने रॉ फॉर्म में मिलते हैं। दीज आर ओर, आयरन ओर, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लौह अयस्क, है ना। जो उसका रॉ फॉर्म होता है किसी भी मिनरल का वो ओर कहलाता है। तो आयरन ओर के जो हैं बताए गए हैं, इसके बारे में बताया गया है। आयरन जो है, आयरन ओर जो है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का बैकबोन माना गया है। बिना आयरन के कोई भी कंट्री वो मॉडर्निटी से इंडस्ट्रीज़ अपनी नहीं चला सकती है। इंडिया का रैंक 8th है आयरन प्रोड्यूसिंग में पूरे वर्ल्ड में, और जबकि हाई ग्रेड का आयरन प्रोड्यूस करने के रिगार्ड में इंडिया का रैंक 2nd है। तो यहाँ पर 4 वैरायटीज़ के आयरन ओर हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडेराइट। ये जो वैरायटीज़ इसमें डिसाइड की गई हैं वो किस बेस पर होती हैं कि जिसमें सबसे कम मिलावट होती है ना। क्योंकि जो कोई भी मिनरल जो डिग करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो प्योर नहीं होता है, उसमें बहुत सारे मिलावट होती है, तो उसको पहले प्योर करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी जो है मिनरल वेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो बेस्ट क्वालिटी की जो आयरन ओर होती है वो होती है मैग्नेटाइट, जिसमें 72% आयरन कंटेन होता है। और उसके बाद है हेमेटाइट, फिर उसके बाद लिमोनाइट और उसके बाद है सिडेराइट। ठीक है, आयरन ओर के माइंस कौन कौन से हमारे देश में कहाँ कहाँ पर हैं, इनको अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसमें है झारखंड, उड़ीसा और उसके कुछ जो स्टेट्स हैं, उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन सब प्लेसेस में पाया जाता है। सेंट्रल इंडियन रीजन में गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये कुछ मेन इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिनकी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है आयरन ओर के रिजर्व्स। ओके, देन पेनिनसुलर रीजन में है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहाँ पर आयरन ओर के रिजर्व्स पाए जाते हैं। और जो दूसरे रीजन्स हैं इनके अलावा भी वो हैं अल्मोड़ा, नैनीताल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गढ़वाल, उत्तराखंड, केरला, जम्मू और नागालैंड, इन सब प्लेसेस पर भी आयरन ओर के कुछ रिजर्व्स पाए गए हैं। देन मैंगनीज ओर, मैंगनीज जो है उसके बहुत सारे यूज़ होते हैं, इसलिए इसे जैक ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है। इंडिया 2nd पोजीशन में है मैंगनीज के प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में। 19% जो मैंगनीज है पूरे वर्ल्ड का वो इंडिया से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मेटल जिसमें मैंगनीज और आयरन दोनों ही कंटेन होता है उसे फेरो मैंगनीज एलॉय कहा जाता है, और जब ये 5% से कम होता है तो इसे फेरो अलॉय कहा जाता है। ओके, मैंगनीज ओर जो है वो उसका यूज़ आयरन और स्टील इंडस्ट्री में किया जाता है। जब इसे आयरन के साथ मिक्स किया जाता है तो मिक्स करके इससे स्टील मैन्युफैक्चर किया जाता है। साथ ही इसका यूज़ ग्लास क्लीन करने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, पेंट्स, बैटरी, इंसेक्टिसाइड्स और भी दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस बनाने में इनका यूज़ होता है। सो बेटा दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन that what are the uses of manganese. Okay, so carefully listen this part and understand it. Okay, then manganese deposits in India, कहाँ कहाँ पर किस किस रीजन में मिलते हैं, डिपॉजिट इसके कहाँ है बेटा, ये मैप में भी आपका दिया हुआ है। इसके जो डिपॉजिट्स हैं उसके रीजन आपको मैप में भी दिए हुए हैं और आप मैप भी आपको इसके फिल करना है। ओके, सेंट्रल इंडिया रीजन में जो मैंगनीज है वो मोस्टली 50% इसी रीजन में मैंगनीज मिलता है। कौन कौन से रीजन है वो, महाराष्ट्र के कुछ स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के और गुजरात और राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से 50% ऑफ टोटल मैंगनीज इंडिया का प्रोड्यूस होता है। पेनिनसुलर रीजन में मेनली कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये मेन प्लेसेस हैं, मेन स्टेट्स हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली मैंगनीज के ओर पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में झारखंड है और उड़ीसा है, ये जो 2 इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ से मैंगनीज ओर मिलता है। देन थर्ड इज़ माइका।
माइका जो है ओल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है। ये लेयर्ड होता है, लाइटर होता है और ब्राइट होता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है कैसी होती है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इसमें होती है। और इसका जो यूज़ है वो ज़्यादातर फार्माक्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, टेलीफोन, रेडियो, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल्स में किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में जो माइका प्रोड्यूस होता है, इंडिया में उसका सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस पर है माइका के प्रोडक्शन में इंडिया। इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो टोटल वर्ल्ड का प्रोडक्शन है, उसका टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन इंडिया जो है 26% माइका प्रोड्यूस करती है। इंडिया में जो माइका के रिजर्व्स हैं वो मेनली बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटका, बिहार और बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। जो वर्ल्ड का फेमस हाई क्वालिटी ब्राइट वाइट माइका है वो बिहार में पाया जाता है। तो जो बिहार का माइका है उसे रूबी माइका कहा जाता है ना। इसके अलावा जो माइका है वो नीलगिरी, मदुरई, कोयम्बटूर में पाया जाता है, जो तमिलनाडु के कुछ रीजन्स हैं। माइका नीलगिरी, मदुरई, कोयम्बटूर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, केरला और हिमाचल प्रदेश में भी इसके डिपॉजिट्स पाए गए हैं। देन कॉपर ओर, कॉपर तांबा है ना, सबके घरों में होता है कॉपर। तो कॉपर जो है वो भी मेटामॉर्फिक रॉक से पाया जाता है। अदर मेटल्स जो हैं जैसे कि सिल्वर हैं, टिन, लेड, गोल्ड, ये सब कॉपर के साथ मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर के एक नया अलॉय बनाता है। कॉपर जो है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, कलर में ये रेड ब्राउन होता है और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। जो अदर मेटल्स हैं जब इस कॉपर के साथ मिक्स किया जाता है तो नए मेटल बनते हैं, इसीलिए कॉपर को की मेटल भी कहा गया है। कॉपर का यूज़ एंशिएंट टाइम से ही हमारे देश में हो रहा है। इसका यूज़ किस लिए होता है, मेनली इलेक्ट्रिक केबल्स, टेलीफोन और टेलीग्राफिक इंस्ट्रूमेंट, यूटेंसिल और कॉइन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका यूज़ मेनली किया जाता है। इंडिया थर्ड रैंक पर है कॉपर के प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में। जो मेजर डिपॉजिट्स हैं इसके हमारे देश में वो हैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। इन सब स्टेट के कुछ जो प्लेसेस हैं, कुछ एरियाज़ हैं, रीजन्स हैं, यहाँ पर जो है माइका पाया जाता है। देन बॉक्साइट, बॉक्साइट एक नॉन मेटेलिक मिनरल है और इसका यूज़ एल्यूमिनियम बनाने के लिए किया जाता है। इंडिया जो है वर्ल्ड का जो टोटल रिजर्व है बॉक्साइट का, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंडिया का, लेकिन 9th रैंक पे आता है इंडिया में बॉक्साइट के प्रोडक्शन के मामले में। हमारे देश में रांची और पलामू ज़िला जो है झारखंड का, और मध्य प्रदेश में जबलपुर, मंडला, बालाघाट, महाराष्ट्र में के कुछ जो स्टेट्स हैं, तमिलनाडु के सालेम और उत्तर प्रदेश का बांदा डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ का दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, इन प्लेसेस पर बॉक्साइट पाया जाता है। देन गोल्ड, गोल्ड एक प्रीशियस मेटल होता है और उसका यूज़ कॉइन्स, ज्वेलरी और मेडिसिन्स और केमिकल मेडिसिन्स बनाने के लिए और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। इंडिया पूरे वर्ल्ड के गोल्ड का लगभग 2% ही प्रोड्यूस करती है और दो मेन सोर्सेज हैं गोल्ड के हमारे देश में, वो हैं एक ऑरिफेरस लोड डिपॉजिट एंड एल्यूवियल और डिट्रायल गोल्ड और प्लेसर डिपॉजिट। कर्नाटका में जो है ये धारवाड़ रॉक्स में पाया जाता है, कोलार डिस्ट्रिक्ट में। कोलार में इसका मेन माइन है। सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है इंडिया में वो कर्नाटका में ही पाया जाता है, कोलार में, है ना। और ये डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड का, 2736 मीटर डीप है, गहरा है ये कोलार का गोल्ड माइन। और पूरी कंट्री का 99% गोल्ड यहीं से मिलता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, कुछ जो अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ ऐसे एरिया हैं अरुणाचल प्रदेश में जो सुवर्ण श्री रिवर है, सुवर्ण रेखा रिवर, उसकी सैंड में पाया जाता है गोल्ड, है ना। तो ये कुछ मेन प्लेसेस हैं जहाँ से गोल्ड मिलता है इंडिया में। देन डायमंड,
ये एक बहुत ही प्रीशियस एलिमेंट है और इंडिया में ये इनिशियली ही फाउंड किया गया है। कोहिनूर डायमंड जो है इंडिया का, वो पूरे विश्व में जाना जाता है। हमारे देश में डायमंड के माइंस जो हैं पन्ना में है, सतना में है और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में। डायमंड के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का रैंक फर्स्ट है और उसके अलावा ये अनंतपुर, गुंटूर, कुडप्पा, कुर्नूल, कृष्णा और गोदावरी जनपद ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के कुछ जनपद में भी ये पाया जाता है और साथ ही महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में भी पाया जाता है। उसके अलावा जो दूसरे मिनरल्स हैं जैसे कि सिल्वर है, लाइमस्टोन है, एबेस्टस है, क्रोमाइट है, मैंगनीज है, एल्मेनाइट है, जिप्सम है, जिंक है, काइनाइट है, मोनोजाइट, सॉल्ट और लेड है। मिनरल्स जो हैं वो वैल्यूएबल गिफ्ट है नेचर का हमारे लिए और ये इनके फॉर्मेशन में करोड़ों साल लग जाते हैं, है ना। मैन इनको अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत तेज़ी से एक्सप्लॉइट करता जा रहा है और इनके जो मिनरल्स के डिपॉजिट हैं बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि 21st सेंचुरी आते के एंड तक अब मिनरल्स जो हैं पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाएंगे। तो जो वैल्यूएबल और यूज़फुल मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करने का जो होड़ लगी हुई है, जो कंपटीशन चल रहा है, अगर ये इसी तरीके से बढ़ता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब मिनरल्स टोटली एक्सप्लॉइट हो जाएंगे और क्योंकि मिनरल्स एक्सप्लॉइट हो जाएगा तो जिससे नेचर बैलेंस भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होगा। तो एक तरफ जो मिनरल सब्सटेंसेस का ओवर यूज़ होने से पॉल्यूशन बढ़ता है एनवायरनमेंट में, इसीलिए मिनरल सब्सटेंसेस को फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करना ज़रूरी हो गया है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, हम किस तरीके से मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। हर देश को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि नेचर का जो वेल्थ है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। इसलिए जो मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो करें, लेकिन एक बैलेंस में करें ताकि मैन और नेचर दोनों के डेवलपमेंट में एक बैलेंस बना रहे और बैलेंस मेंटेन रहे। ह्यूमन क्वालिटीज़ जो हैं वो क्या है कि वो कंपटीशन में आकर के डिटीरियोरेट होती जाती है, उसकी करता जाता है चीज़ों को, जो रिसोर्सेज हैं उनको। हर कंट्री जो है अब मिनरल्स का सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए हर कंट्री को, ताकि ये जो एक्सप्लॉइट होते जा रहे हैं तेज़ी से मिनरल्स, इन पर रोक लगाई जा सके और भाईचारे की फीलिंग रखनी चाहिए कंपटीशन छोड़ के। मटेरियल जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। मिनरल सब्सटेंसेस के सब्स्टिट्यूट तलाश करने चाहिए। यूनाइटेड नेशन जो है उसे मॉनिटर करना चाहिए मिनरल्स के एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के। ओके, सो हमने ये मिनरल्स के बारे में पढ़ा। देन पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं? पावर रिसोर्सेज बेटा ऐसे रिसोर्स जो हमें एनर्जी देते हैं, जो एनर्जी के लिए या पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है ना। मैन एक एक्टिव बीइंग है और वो कई तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करता है पावर के थ्रू। एंशियंट टाइम में ये एक्टिविटीज़ लिमिटेड थी, स्लो थी, क्योंकि पावर रिसोर्स तब नहीं थे। उस समय पावर का रिसोर्स एनिमल, वुड और एयर और वाटर ही थे, है ना। लेकिन आज के समय पर कोल है, मिनरल ऑयल है, इलेक्ट्रिसिटी है और जिनका यूज़ मशीन्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। तो इनकी जो अवेलेबिलिटी है और पावर रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अब नेसेसरी हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि जो पावर के सोर्स हैं जो मैन यूज़ कर रहा है अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज को हम 2 कैटेगरीज में डिस्क्राइब कर सकते हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स और रीन्यूएबल रिसोर्स। एग्जॉस्टेबल रिसोर्स कौन से होते हैं? ऐसे रिसोर्स जो लिमिटेड है और एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर उनका ऐसे ही यूज़ होता रहा तो, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। रीन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्सेज हैं जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, है ना। आज के समय पर जो पावर रिसोर्सेज हैं वो ओवरऑल डेवलपमेंट का आधार हैं, है ना। बिना पावर रिसोर्सेज के डेवलपमेंट हम
इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, और भी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो सब पावर रिसोर्सेज पर ही बेस्ड हैं। एग्जॉस्टेबल रिसोर्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनकी यूटिलिटी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट भी है और नो डाउट कि वो एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं, है ना। तो रीन्यूएबल रिसोर्स जो हैं वो रिप्लेनिश हो सकते हैं, फ्यूचर में वो हमें अवेलेबल होंगे, लेकिन जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं वो हमें फ्यूचर में नहीं अवेलेबल होंगे, इसलिए उनका बैलेंस्ड यूज़ करना ज़रूरी है। इन रिसोर्स का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मनुष्य है वो पूरी तरीके से इन पर डिपेंड है। इंडिपेंडेंस के बाद पावर रिसोर्सेज इंक्रीज़ हुई हैं हमारे देश में। गवर्नमेंट ने भी कई सारे एफर्ट किए हैं पावर रिसोर्सेज को बढ़ाने में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। इनके बिना, पावर रिसोर्स के बिना, ये सब कुछ इम्पॉसिबल था। स्टील मिनिस्ट्री, माइनिंग, फ्यूल, ये सब इन्हीं के डायरेक्शन में काम करते हैं। प्रेजेंट स्टेटस जो है पावर रिसोर्स का इंडिया में वो है दिया हुआ है नीचे। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले है कोल, है ना, कोयला। जानते होंगे आप कोल के बारे में, है ना। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है उसका डेवलपमेंट का पूरा क्रेडिट कोल को ही जाता है। ये इंडस्ट्रीज़ की मदर कही जाती हैं। जो कोल है वो जब रॉक्स के नीचे जो वेजिटेशन है काफ़ी लंबे समय तक दबे रहते हैं और मेटामॉर्फोज्ड होते हैं, तो ये कोयले में बदल जाता है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, और इसका यूज़ डोमेस्टिक फ्यूल के लिए भी किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, और अलग अलग तरह की चीज़ें जैसे कॉस्मेटिक है, नायलॉन, बटन, इन सब को बनाने के लिए भी कोल का यूज़ किया जाता है। ये बेसिक फ्यूल होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रोड्यूसेस वाटर वेपर, दूसरा गिव हीट एंड मेल्ट्स मेटल, है ना। ये 3 स्टेजेस में काम करता है। कार्बन जो है मेन इनफ्लेमेबल एलिमेंट है कोल का। कार्बन की जो क्वालिटी है उसके बेस पर कोल को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ब्राउन और लिग्नाइट एंड पीट। जिनमें से बेस्ट क्वालिटी का कोल है एंथ्रासाइट, जिसमें से 85 से 95% कार्बन पाया जाता है। उसके बाद है बिट्यूमिनस, उसके बाद है ब्राउन और लिग्नाइट, और उसके बाद है पीट। कोल प्रोड्यूसिंग जो रिजर्व्स हैं, कोल के जो रिजर्व्स हैं इंडिया में, वो कौन कौन से हैं? इंडिया का रैंक 3rd है कोल के प्रोडक्शन में। चाइना और अमेरिका के बाद इंडिया का रैंक है कोल प्रोडक्शन में। लगभग जो इंडिया का प्रोडक्शन है, इंडिया में कोल का जो प्रोडक्शन है लगभग 1774 में स्टार्ट हुआ था, और टोटल जो वर्ल्ड में जितना ही प्रोडक्शन होता है कोल का, उसका 4.7% कोल इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है ना। जिसमें 70% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, और 67% कॉमर्शियल एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ कहाँ कहाँ पर हैं? पहला है गोंडवाना कोल फील्ड्स। गोंडवाना कोल फील्ड्स कहाँ कहाँ पर हैं? ये गोंडवाना कोल फील्ड जो है, यहाँ से 96% कोल रिजर्व्स हैं, और 96% कोल प्रोडक्शन इंडिया का इसी रीजन में लोकेटेड है। ये फील्ड्स हैं झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आर ऑफ गोंडवाना पीरियड। गुड क्वालिटी के जो बिटुमिनस कोल हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। देन टेरिटरी कोल फील्ड, है ना। 1% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कोल इन इंडिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस कोल फील्ड। टोटल कोल प्रोडक्शन का जो 1% है वो यहाँ से टेरिटरी कोल फील्ड से पाया जाता है। ये कौन कौन से स्टेट्स हैं? आसाम, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु इस कोल रीजन में सिचुएटेड है। यहाँ पर लिग्नाइट जो कि इन्फीरियर टाइप का कोल है पाया जाता है। मेन कोल फील्ड जो इंडिया में है वो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं मैप में। यू कैन सी दैट रानीगंज, झारिया, चंद्रपुर, बोकारो, करणपुर, कोबरा, सिंगरौली, तातापानी, तालचर, ये सब आपको जो मैप में दिखाया गया है, इसे
आपको अपने मैप में भी फिल करना है। ओके, देन मिनरल ऑयल, ऑयल जो अर्थ के नीचे से इंटीरियर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, वो सेलाइन मिनरल ऑयल कहलाता है। इसे हम पेट्रोलियम भी कहते हैं। ये सेलाइन वाटर और गैसेस के बीच में पाया जाता है अर्थ के इंटीरियर में। इसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है लोअर मोस्ट लेयर में, उसके बाद ऑयल होता है, फिर गैस की लेयर अपर मोस्ट लेयर होती है। सबसे नीचे जो लेयर होती है किसकी होती है? सबसे नीचे जो लेयर होती है वो है वाटर की, फिर उसके ऊपर ऑयल की लेयर होती है, उसके ऊपर गैस की लेयर होती है। तो इस तरह से ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। इसमें 90 से 98% हाइड्रोकार्बन होते हैं और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के रिमेनिंग पार्ट्स भी कंसिस्ट होते हैं, और साथ ही सल्फर और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। मिनरल ऑयल का यूज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ। इसका यूज़ जो है फ्यूल में किया जाता है, डीजल इंजन में, एरोप्लेन्स में, मोटर व्हीकल में, और साथ ही एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ में भी हीट और लाइट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन गैस, ये सब इसके मैन्युफैक्चर्ड पार्ट होते हैं। जब मिनरल ऑयल को रिफ़ाइन किया जाता है तो ये सारे पार्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स भी इसके साथ निकलते हैं। मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ जो हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं? 1890 में इसकी ड्रिलिंग शुरू की गई थी। आसाम में 1899 में सबसे पहले ड्रिलिंग हुई थी मिनरल ऑयल की। मिनरल ऑयल जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया गया था, और आज के समय पर मेन मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ जो हमारी कंट्री में हैं वो कौन कौन से हैं? आसाम ऑयल फील्ड है, गुजरात ऑयल फील्ड, ऑफशोर एरियाज़ में है मुंबई, है ना, अरेबियन सी के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे पाया जाता है, गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, ये सब कुछ जो ऑफशोर एरियाज़ हैं यहाँ से पाया जाता है। उसके बाद ऑयल रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन, ऑयल रिफाइनरीज जो हमारे देश में कहाँ कहाँ पर है जहाँ पर ऑयल को रिफ़ाइन किया जाता है और उसके प्रोडक्शन किया जाता है। ऑयल प्रोडक्शन जो हमारे देश में है वो रिक्वायरमेंट से बहुत कम है। कंटिन्यू प्रोग्रेस कंट्री में हो रही है हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन केवल 30% टोटल रिक्वायरमेंट ही फुलफ़िल हो पाती है हमारे देश में जितना भी प्रोड्यूस होता है मिनरल ऑयल, बाकी का हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है। इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग 620 करोड़ टन्स ऑफ ऑयल रिजर्व जो है इंडिया में अवेलेबल हैं। ऑयल रिफाइनरीज़ यहाँ पर आपको एक टेबल में भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो मिनरल ऑयल है उसका यूज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है, किन किन चीज़ों में किस कारणों से इनका यूज़ किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इसको आप पढ़ लेंगे, है ना। तो ऑयल रिफाइनरीज़ कहाँ कहाँ पर हैं इंडिया में, ये आपको बता दिया गया है। 19 ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, इसमें आप देख सकते हैं डिगबॉय, बरौनी, हल्दिया, मैंगलोर, है ना, ये सब आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा। देन नेचुरल गैस क्या है? ये भी एक यूज़फुल रिसोर्स है एनर्जी का, और इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इसका रीज़न ये है कि इसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इजी होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, और स्पेस और स्टोरेज कम होता है इसका, और कंबस्टेबल होता है, ऑर्डरलेस होता है, इसमें गंध नहीं आती है, धुआं नहीं आता है, इसीलिए ये बेस्ट फ्यूल होता है कुकिंग के लिए, और जो हाउसेस हैं वहाँ पर इसका यूज़ ईजी होता है। इसीलिए देयर इज़ नो ऐश और डस्ट आफ्टर यूज़, इसके यूज़ के बाद कोई भी धुआं नहीं होता है, कोई और राख नहीं निकलती है। ये कंबस्टेबल होता है अपने नेचुरल फॉर्म में। इसके अलावा जो हाउसेस में ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके अलावा इसका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है, और इंडस्ट्रीज़ जो फर्टिलाइज़र और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। 60% जो इसका पार्ट है वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है यूज़, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए 20%, और इंटरनल यूजेस के लिए 15%, और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए 5% नेचुरल गैस यूज़ किया जाता है। इसके प्रोड्यूसिंग एरियाज़ देखें कौन कौन से हैं। मिनरल ऑयल के साथ जहाँ पर मिनरल ऑयल के फील्ड्स होते हैं वहाँ पर ही नेचुरल गैस के भी फील्ड्स होते हैं। हमने पढ़ा मिनरल ऑयल में हमने पढ़ा था कि जब मिनरल ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो सबसे ऊपर जो है सब अपर मोस्ट लेयर होती है वो गैस होती है, उसके बाद फिर
मिनरल ऑयल होता है, फिर उसके नीचे वाटर की लेयर होती है। तो जो गैस है वो नेचुरल गैस भी वहीं मिलती है जहाँ पर पेट्रोलियम जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मिनरल ऑयल जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसके रिजर्व्स भी वहीं हैं जो कि मिनरल ऑयल के रिजर्व्स हैं, जो हमने यहाँ पर पढ़े यहाँ पर दिए हुए हैं इसके रिजर्व्स। मिनरल ऑयल के रिजर्व जहाँ पर हैं आसाम ऑफ फील्ड, गुजरात ऑयल फील्ड, ऑफ शोर एरियाज़, ये सब यहीं से नेचुरल गैस भी मिलता है। ओके, देन इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत ही यूज़फुल और पावर रिसोर्स है ये। दूसरे जो प्राइमरी सोर्सेज हैं एनर्जी के, कोल, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस की से तुलना करें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है ये। इसका जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये लो कॉस्ट होता है, इसकी कीमत सबसे कम होती है प्रोडक्शन में, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका इजी होता है, यूज़ करने में इजी होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी कम होती है, पॉल्यूशन फ्री होता है। तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ये कॉमन मैन की नेसेसिटी बन चुका है। और इसका डिमांड जो है एज अ एनर्जी ये बहुत तेज़ी से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट और साथ ही साथ डोमेस्टिक सेक्टर में भी बढ़ता जा रहा है। तो 4 सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी के: थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी और गैस एंड मिनरल ऑयल इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोल से जो प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रिसिटी वो क्या कहलाती है? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर से प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और जियोथर्मल जो टेम्परेचर, जो अर्थ की टेम्परेचर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बताया गया है कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इंडिपेंडेंस के बाद कोल और नेचुरल गैस मेनली यूज़ किए जाते रहे हैं प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी के। जो अर्लियर प्रोडक्शन था थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी था, वो लगभग दोनों बराबरी से चल रहे थे, लेकिन 80-81 में थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गया है काफ़ी तेज़ी से, जबकि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रोडक्शन भी स्टेबल नहीं रहा है, वो भी बढ़ता जा रहा है। प्रोडक्शन स्टेटस जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो यहाँ टेबल में दिया हुआ है, देखिए यहाँ बताया है 50-51 में थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर और इनका टोटल प्रोडक्शन कितना है। ठीक है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका सेटअप 1975 में थर्मल पावर को डेवलप करने के लिए किया गया था सेंट्रल रीजन में। आज के समय पर एनटीपीसी जो है वो 12 कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट चला रहा है और 7 गैस बेस्ड प्रोजेक्ट चला रहा है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो मध्य प्रदेश में है, सिंगरौली में कोबरा, रामागुंडम, फरक्का, विंध्याचल, रिहांद, कहलगांव, दादरी, दिल्ली के बदरपुर, उत्तर प्रदेश के उछाचर, इन सब जगहों पर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स लगाए गए हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परमानेंट सोर्स ऑफ पावर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाटर से प्रोड्यूस होती है अर्थ पर। इसका प्रोडक्शन जो है रनिंग वाटर के थ्रू किया जाता है, टरबाइन पे वाटर को चलाया जाता है। आप कभी डैम आपने देखा होगा तो डैम में आपने देखा होगा बहुत ऊंचाई से पानी गिराते हैं, टरबाइन पर वो पानी गिरता है और उससे पावर जनरेट की जाती है। ठीक है, जियोग्राफिकल कंडीशन जो है वो ज़रूरी होती है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए। उसके लिए रिवर्स होने ज़रूरी है, वाटर का फ्लो थ्रू आउट ईयर होना चाहिए। जो रिवर हैं वो नेचुरल वाटरफॉल होते हैं और फेवरेबल होते हैं। डैम्स का कंस्ट्रक्शन जो है डेब्रिस की क्वांटिटी को जो है कम कर देता है रिवर्स में। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सफिशिएंट कैपिटल, ट्रेंड स्टाफ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स, एरिया ऑफ कंजप्शन शुड बी नियर द प्रोडक्शन यूनिट, ये सब इन सब की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, ताकि ट्रांसमिशन जो है पावर का लॉन्ग डिस्टेंस में वो हो सके बिना इलेक्ट्रिसिटी के लॉस के। ओके, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए फेवरेबल कंडीशन की ज़रूरत होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग एरियाज़ यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको लिस्ट बताई गई है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब मेन एरियाज़ हैं जहाँ पर इनका प्रोडक्शन होता है। देन न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी का जो स्टार्ट है वो 1969 में किया गया है। यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और जिरकोनियम
ये जो मिनरल्स हैं इनका यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए की जाती है। इंडिया लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं इन मिनरल के, इसीलिए न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जो है ईजिली प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में। हमारे देश में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया है 1945 में, और 1954 में इंडिया की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश ने एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। प्रेजेंट टाइम में 5 प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं हमारे देश में, जो कि ब्लॉक में यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। ये देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक बना हुआ है, तारापुर, कोटा, कलपक्कम, नरौरा, करारपर। ये क्या है? न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश की है। देन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सोलर एनर्जी आता है ना। सोलर एनर्जी क्या है? जो सन से हमें हीट और लाइट मिलती है वो सोलर एनर्जी होती है। और सोलर एनर्जी का यूज़ वाटर हीट करने में, कुकिंग में, स्पेस हीटिंग में, ड्राइंग में, वाटर प्योरिफिकेशन में, पावर जनरेशन, राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स, लाइट एंड रनिंग ऑफ मशीन, इन सब के लिए इनका यूज़ किया जाता है। सोलर थर्मल एनर्जी का जनरेशन जो है सोलर कलेक्टर्स और रिसीवर्स के यूज़ से किया जाता है, जबकि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए सोलर फोटो वोल्टाइक सेल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। सोलर एनर्जी का जो यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है कमर्शियल पर्पस से आजकल, और जो दूर के गांव हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर अवेलेबल नहीं है वहाँ पर सोलर एनर्जी का यूज़ अलग अलग पर्पस से किया जा रहा है। ठीक है। देन विंड एनर्जी, फास्ट मूविंग विंड जो है वो क्या कहलाती है? विंड एनर्जी कहलाती है, उससे एनर्जी जनरेट की जाती है। एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए शुरू से ही जो हमारी सिविलाइजेशन है वो उसका विंड एनर्जी का यूज़ करती आ रही है, और साथ ही अंडरग्राउंड वाटर को विंड मिल्स के थ्रू ऊपर लाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। विंड एनर्जी के पोटेंशियल का यूज़ जो है लगभग 45,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। इससे आज के समय पर इसकी कैपेसिटी 1340 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की है। विंड एनर्जी के जो सेंटर हैं वो तमिलनाडु, केरला हैं, गुजरात में हैं। मेनली यहाँ पर विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। बायोमास एनर्जी क्या होती है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल इंडस्ट्री, इनके जो वेस्ट होते हैं इनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ये क्या कहलाते हैं? बायोमास एनर्जी। ये गैस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही फॉर्म में होते हैं। काऊ डंग, ह्यूमन एक्सक्रीटा और जो दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट है इनका यूज़ करके गैस प्रोड्यूस की जाती है, और उससे फिर एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? जो अर्थ का इंटीरियर है वो बहुत हॉट है, हमने पढ़ा है 7th क्लास में, है ना। तो एनर्जी जो जनरेट होती है हीट से उसको जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। इसका प्रोडक्शन जो है डिपेंड करता है स्प्रिंग ऑफ हॉट वाटर एंड जो वाटर बॉडीज़ हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका प्रोडक्शन कितना होगा। ठीक है। हमारे देश में 340 वाटर बॉडीज़ हैं डिफरेंट पार्ट में हमारे देश के, जहाँ पर पावर जनरेशन इनसे किया जाता है। हिमाचल, वेस्ट कोस्ट ऑफ हिमाचल, जम्मू कश्मीर, माउंटेन वैली, हिमाचल प्रदेश, वेस्टर्न कोस्टल एरियाज़, यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है। इनके अलावा जो और भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, जैसे कि टाइडल एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट है, अब इंडिया में इनसे भी एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। देन कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्स। पावर रिसोर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज के समय पर इकोनॉमी के लिए, प्रेजेंट इकोनॉमी का बेस हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी है वो ऑक्सीजन के बिना जैसे सर्वाइव नहीं कर सकती, उसी तरीके से जो हमारे इकोनॉमी के डिफरेंट कंपोनेंट है जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, ये सब भी बिना पावर रिसोर्स के सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए पावर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है ताकि ये फ्यूचर नीड के लिए भी अवेलेबल रहे। इसलिए हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को फुलफ़िल करने के लिए पावर रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। तो कुछ मेजर्स नीचे दिए हुए हैं जिनको यूज़ करके हम पावर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, है ना। जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो क्या है? डिग्रेडेबल सोर्सेज, उनके लिमिटेड सोर्सेज जो हैं उनसे प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम डिग्रेडेबल सोर्सेज शुड बी लिमिटेड। ऐसे सोर्सेज जो डिग्रेडेबल हैं, है ना, और लिमिटेड हैं, उनसे प्रोडक्शन कम करना चाहिए। जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करना चाहिए और उनको डेवलप
करना चाहिए। एनर्जी जो जनरेट की जाती है कंट्री में वो प्रॉपरली ट्रांसमिट की जानी चाहिए ताकि इसका जो एनर्जी का लॉस ना हो ट्रांसमिशन के दौरान। एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज किए जाने चाहिए और उसके लिए पब्लिक को अवेयर करना चाहिए, उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाने चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि एनर्जी रिसोर्सेज को हम कैसे फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। एनर्जी जो है वो जब प्रोड्यूस होती है तो वो पोल्यूशन फ्री होनी चाहिए। तो जो कंजर्वेशन है एनर्जी रिसोर्स का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ना केवल हमारी नेसेसिटी को फुलफ़िल करने के लिए है बल्कि वो किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत नेसेसरी है। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड हियर। Please read this chapter nicely and listen the explanation. All of you are not listening this, please must listen the explanation, and after that I will give you the book exercise and question answer of that chapter. Okay, good day.